चलिए बेटा, प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने बात करी थी दैट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, जहां पर हमने ऑक्टेट रूल और उसके एक्सेप्शंस की बात करी थी। और ऑक्टेट रूल में हमने देखा था कि ये कहा गया था कि जनरली हर एक एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बनाता है। हालांकि उसके बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। मेन जो कॉन्सेप्ट था बॉन्डिंग का वो एनर्जी रिलीज करना था। जब जब अट्रैक्शन हुआ था एनर्जी रिलीज हुई थी, वो जो एनर्जी रिलीज हुई थी उसी को हमने बॉन्ड एनर्जी बोला था। और उतनी एनर्जी वापस देते तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोला गया था। अब देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले कोवेलेंट बॉन्ड। एक्चुअली में मैंने बोला था कि जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है इसमें आपको बहुत ही डिफरेंट टाइप के फोर्सेस पढ़ने होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, वीक फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में मेनली आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हम लोगों ने बात करी थी। मैंने बोला भी था कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं होता। बॉन्ड बनते वक्त डिफरेंस होता है, बॉन्ड बनने के बाद कोई डिफरेंस नहीं होता। प्लस माइनस चार्ज, अमोनियम का एक एग्जांपल लिया था हम लोगों ने। तो अब हम बात कर रहे हैं पहले कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इस चैप्टर का मैक्सिमम जो वेटेज है वो कोवेलेंट बॉन्ड और उसकी थ्योरीज के ऊपर है। कोवेलेंट बॉन्ड, आपको इतना पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा, इक्वल कंट्रीब्यूशन या इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, ठीक है ना। अब एक बात समझना, एटम ने बॉन्ड क्यों बनाया, ल्यूइस थ्योरी के अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूं। तो एटम ने बॉन्ड क्यों बनाया, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट कंप्लीट करने के क्या क्या तरीके थे, इलेक्ट्रॉन लूज करता, गेन करता। लूज और गेन कब होता, जब एक मेटल होता और एक नॉन मेटल होता है। उससे बनने वाला बॉन्ड कौन सा होता है, जनरली आयनिक। कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है, जनरली नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। और नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड शेयरिंग से बनेगा। तो शेयरिंग क्यों हुई, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पुराने क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में हम क्या पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, और एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। ध्यान समझिए, एग्जांपल कुछ ले रहा हूं यहां पर, ठीक है। पहला एग्जांपल ले रहा हूं बेटा H2, दूसरा एग्जांपल लूंगा बेटा O2, और तीसरा एग्जांपल लूंगा बेटा N2। ध्यान सुनना, सिंगल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड है ना, सिंगल, डबल, ट्रिपल, इस तरह की बात कर रहे हैं। H2 बेटा, पहले तो मॉलिक्यूल पहचानिए। तो क्या यहां पर दोनों एटम हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, यस। दोनों एटम ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, यस। दोनों एटम नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, यस। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैसा है, मेटल मेटल, मेटल नॉन मेटल, या नॉन मेटल नॉन मेटल। तो नॉन मेटल नॉन मेटल कैसा बॉन्ड होना चाहिए, जनरली कोवेलेंट। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नॉन मेटल कोवेलेंट, नॉन मेटल नाइट्रोजन नाइट्रोजन कोवेलेंट। बेटा कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है, शेयरिंग से। अब शेयरिंग हुई क्यों, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। चलिए बात करते हैं। हाइड्रोजन को देखिए, एक हाइड्रोजन का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो क्या आता है, 1s1। 1s1 को अगर मैं डब्बे वाले डायग्राम से, डब्बे वाला डायग्राम जब भी बोलूं समझ जाइएगा, मैं ऑर्बिटल डायग्राम की बात कर रहा हूं। तो बेटा डब्बे वाले डायग्राम से जब बनाता हूं तो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 1s2 2s2 2p4। बॉन्डिंग में एस और पी ब्लॉक के लिए आउटर मोस्ट शेल पार्टिसिपेट करता है। इसका आउटर मोस्ट शेल 1 ही है, इसका आउटर मोस्ट शेल 2 है। तो इस 1 को दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी, केवल 2s और 2p की बात कर रहे हैं। तो ये 2s है और यहां पर क्या आ रहा है बेटा 2p। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल रहे हैं, 4, 1 2 3 एंड 4, ये आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं बेटा, तो नाइट्रोजन की कंडीशन क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 1s2 2s2 2p3। बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करेगा, आउटर मोस्ट शेल पार्टिसिपेट करेगा। एस और पी ब्लॉक के लिए आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल सेम होते हैं। तो बेटा यहां पर इसका कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर हम शो करें तो दिस इज 2s, दिस इज 2p, 2s2 एंड 2p3 आ गया यहां पर, ठीक है ना। अब एक बात समझे, हाइड्रोजन है, उसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, एक। जो दूसरा हाइड्रोजन है उसकी भी तो कहानी सेम है बेटा, दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल में बॉन्ड बनेगा, कैसे बनेगा, शेयरिंग से बनेगा। शेयरिंग क्यों करी, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। क्या हाइड्रोजन कभी ऑक्टेट कंप्लीट करता है, नहीं। क्या कंप्लीट करता है, ड्यूप्लेट। और उसके लिए इन्हें क्या करनी पड़ेगी, शेयरिंग। बेटा इसको ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का है, एक और चाहिए। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, और सिमिलरली ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। और जब ये शेयरिंग हुई तो बेटा ये स्ट्रक्चर बन के आया जो आपने जूनियर क्लासेस में देख रखा है। और यहां पर इनके बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग। इसीलिए ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा, सिंगल बॉन्ड। चलिए ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6, केवल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना। दूसरा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक बात देखिए,
नॉन मेटल को बॉन्ड बनाना है, क्यों बनाना है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा? शेयरिंग से। शेयरिंग ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन, इक्वल कंट्रीब्यूशन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बन के आएगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ और इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ। तो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग, सिंगल बॉन्ड। यहां कैसा बना? डबल बॉन्ड। और नाइट्रोजन में आप लोग जानते हैं कैसा बॉन्ड बन के आता है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड बन के आता है। ये आ गई नाइट्रोजन की कंडीशन, है ना। देखें फिर से, नॉन मेटल ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनाएगा। कैसा बॉन्ड बनाएगा? शेयरिंग से बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए ऑक्टेट के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए। तो बेटा इसके 3 इलेक्ट्रॉन और इसके 3 इलेक्ट्रॉन आपस में 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड। क्या इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया? यस। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? यस। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? यस। ये हम लोगों ने पढ़ा होता है जूनियर क्लासेस में कि ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए एटम बॉन्ड बनाता है। और यहां इसने डबल बॉन्ड क्यों बनाया? क्योंकि इसको ऑक्टेट पूरा करना था और डबल बॉन्ड बनाते इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। इसने ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनाया? क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। ये सब जूनियर क्लासेस की बात है। बट एक्चुअल रीजन यहां पर ये जो ऑक्टेट या ड्यूप्लेट की कंडीशन बता रखी है बेटा, ये बिल्कुल गलत है। ध्यान से सुनना, बिल्कुल गलत है। कोई भी एटम जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो यहां पर आपको नेसेसरी कंडीशन क्या बताई जा रही थी बार बार जूनियर क्लासेस में कि ऑक्टेट ऑक्टेट ऑक्टेट। बिल्कुल गलत। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए बिल्कुल नहीं होता है। ध्यान से सुने, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए बिल्कुल नहीं होता है। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए होता है। किसके लिए होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। भले वो बॉन्ड बनाते वक्त ऑक्टेट पूरा हो जाए, वेल एंड गुड, ना हो ऑक्टेट कंप्लीट ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए तो ऑक्टेट रूल के इतने एक्सेप्शन है। लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन वाले क्यों मिले? क्योंकि वहां अनपेयर्ड कम थे तो ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। और एक्सपांडेड ऑक्टेट क्यों मिले? क्योंकि वहां पर अनपेयर्ड ज्यादा थे तो वहां पेयरिंग कराते वक्त ऑक्टेट से ज्यादा एक्सपांड हुआ है। इन्हीं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे इस एग्जांपल को देखें, यहां पर हाइड्रोजन ने कैसा बॉन्ड बनाया? सिंगल। क्यों बनाया? ऑक्टेट से कोई मतलब नहीं, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यूपीई का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? 1 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। आप ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन देखिए, पूरे इस आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बेटा? 2। इसका मतलब है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। That gives that oxygen will form 2 covalent bonds। यहां पर देखिए नाइट्रोजन के पास कितने अनपेयर्ड है बेटा? 3। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिव द कंडीशन दैट नाइट्रोजन विल फॉर्म 3 कोवेलेंट बॉन्ड। ध्यान सुनना, 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं बोला। डबल बॉन्ड बना सकता है या 2 सिंगल बॉन्ड बना के भी पेयरिंग कर सकता है। 3 अनपेयर्ड मतलब 3 कोवेलेंट बॉन्ड। जरूरी नहीं है कि ट्रिपल बनाए, 3 बॉन्ड बनाने, एक ट्रिपल बना ले तो भी काम हो गया, एक सिंगल एक डबल बना ले तो भी काम हो गया, या 3 सिंगल बॉन्ड बना ले जैसे अमोनिया NH3 तो भी पेयरिंग का काम हो जाएगा। तो ध्यान से सुने, नेसेसरी कंडीशन फॉर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इज पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नॉट द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। ठीक है, इसे इरेज कर रहा हूं। कंडीशन देखिए, ये डायग्राम आपके सामने समझा दिया मैंने। देखने में ऐसा लगेगा ड्यूप्लेट है, ऑक्टेट है, ऑक्टेट है। कोई जरूरत नहीं है ड्यूप्लेट ऑक्टेट की। इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था इसीलिए सिंगल बॉन्ड बना। इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे इसीलिए 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे इसीलिए 3 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन किया। अब कोई भी एटम कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? जितने उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखें इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट पे हम लोग आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड, बेसिक टॉपिक जो आता है दैट इज कोवेलेंसी। कोवेलेंसी, ठीक है ना, नाम से समझ में पड़ रहा है कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड है, कोवेलेंसी है। तो बेटा डेफिनेशन की बात कर रहा हूं। डेफिनेशन क्या? नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम आइदर इन इट्स ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट इज नोन एज कोवेलेंसी। कोई भी एटम अपने ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में कितने बॉन्ड्स बनाता है उसको बोला जाता है उसकी कोवेलेंसी। कोवेलेंसी किसी के लिए भी निकाली जा सकती है, सेंट्रल एटम के लिए भी, साइड एटम के लिए भी, बट मेनली हम सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होंगे। देखिए सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, ध्यान से सुने, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल में मेनली
हमारे पास जो सेकंड पीरियड के सेंट्रल एटम्स आएंगे, जब भी हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे, कोवेलेंट मॉलिक्यूल की बात करेंगे, तो बेटा नॉन मेटल आएगा। और सेकंड पीरियड में बोरॉन टिपिकल नॉन मेटल होता था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, बट मेटलॉइड भी होता है, तो बोरॉन भी आ सकता है, बट मेनली हम लोग कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इनकी बात करेंगे। और थर्ड पीरियड में फास्फोरस, सल्फर, है ना, क्लोरीन की बात कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में ज्यादातर कोवेलेंट मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम आपको देखने को मिलेंगे वो यही देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम इन पे डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए सेकंड पीरियड एलिमेंट, सबसे पहले स्टार्टिंग विद कार्बन। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही है, 1s2 2s2 2p2 रिप्रेजेंटेड है डब्बे वाले डायग्राम में। अब देखें नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम इन ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट। ये कौन सा स्टेट है बेटा? ग्राउंड स्टेट है। अब एक बात बताओ, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ऑक्टेट के लिए या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए? तो यस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बेटा? 2। जितने अनपेयर्ड हैं उनकी पेयरिंग के लिए उतने ही बॉन्ड बनाएगा। तो बेटा ये कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? 2। और जितने बॉन्ड बनाएगा उतनी ही क्या हो जाएगी? कोवैलेंसी। तो कार्बन की कोवैलेंसी 2। तो कार्बन की कोवैलेंसी 2 रखते हुए क्या एग्जांपल आ सकते हैं? देखिए CF2, कार्बीन्स आपने सुने हो अगर, जैसे CH2, CF2, CCl2, है ना। देखिए कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2। फ्लोरीन के पास याद करें, क्लोरीन के पास याद करें, हाइड्रोजन के पास याद करें, ये इनके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जब ये साइड एटम के फॉर्म में आते हैं। तो हाइड्रोजन का एक अनपेयर्ड यहां पेयरिंग करेगा और हाइड्रोजन का दूसरा अनपेयर्ड यहां पेयरिंग करेगा, क्या बन जाएगा? CH2। फ्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड होता है, याद करें साइड एटम में फ्लोरीन आता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, एक फ्लोरीन का अनपेयर्ड यहां, एक यहां, CF2 Cl2। और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड, ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड, पेयरिंग कर लेंगे, क्या बनेगा? CO। ठीक है, आगे बात कर रहा हूं। ये तो बात हुई ग्राउंड स्टेट की, पर हम ग्राउंड स्टेट के अलावा क्या एक्साइटेड स्टेट में भी कोवैलेंसी चेक कर सकते हैं? यस। अब एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, ध्यान से सुनना। वैसे जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखते हैं बेटा, तो एक शेल से दूसरे शेल में जाने को एक्साइटेशन बोलते हैं। यहां पर एक्साइटेशन वर्ड यूज जरूर करते हैं, बट ये एक्चुअल में एक्साइटेशन नहीं है, ये प्रमोशन है। क्या है बेटा? प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोमोटेड स्टेट बोलना चाहिए, बट लिटरेचर में जनरली इसे एक्साइटेड बोलते हैं, तो हम वही यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या, एक्साइटेशन हमेशा विद इन द सेम शेल होगा, एक शेल से दूसरे शेल में नहीं जाएगा, सेम शेल में जाएगा, सब शेल में चेंज होगा। जैसे 2 है तो 2 में ही रहना चाहिए, यहां भी 2 ही रहना चाहिए। 2 से 3 में जाएगा तो उसे एक्साइटेड स्टेट नहीं बोलेंगे, 2 से 2 में है तो उसे ही एक्साइटेड स्टेट या प्रमोटेड स्टेट हम लोग बोल रहे हैं। और यह तभी हो सकता है बेटा जब आपके उस शेल में, आउटर मोस्ट शेल के अंदर लोन पेयर हो और खाली डब्बा हो। लोन पेयर हो, खाली डब्बा हो। अगर लोन पेयर और खाली डब्बा सेम शेल में है तो बेटा इलेक्ट्रॉन एक जगह से जंप करके दूसरी जगह अनपेयर हो सकता है। तो देखिए सेम कंडीशन है। एक और बात, यहां पर कितना लोन पेयर है? 1। और कितना खाली डब्बा है? 1। एक लोन पेयर है तो एक बार एक्साइट हो सकता है। जब ये एक बार एक्साइट होगा तो पहले कोवेलेंसी कितनी थी? 2। जब वो इलेक्ट्रॉन यहां का जंप करके यहां गया तो बेटा ये दोनों अनपेयर हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन जो पहले पेयर थे अगर वो दोनों अनपेयर हो गए तो कोवेलेंसी कितने से बढ़ेगी? कितने नए बॉन्ड बनेंगे? 2 नए बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि जितने अनपेयर्ड हैं उतने बॉन्ड बनेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो बेटा अब कोवेलेंसी क्या हो गई? 4। ध्यान सुनना, न्यूट्रल स्पीशीज के लिए, ये सारे स्पीशीज क्या दिख रहे हैं? मॉलिक्यूल न्यूट्रल। ये क्या दिख रहे हैं? न्यूट्रल। न्यूट्रल स्पीशीज के लिए जब भी सेंट्रल एटम में एक्साइटेशन होगा, प्रमोशन होगा, कोवेलेंसी विल एक्सपांड बाय अ वैल्यू ऑफ 2। कितने से इंक्रीज होगा? 2 से। 2 से 4। अगर एक और बार एक्साइट हुआ, न्यूट्रल के केस की बात कर रहा हूं तो 4 से 6। अगर 1 होता तो 3, 5, 7 इस तरह से चेंज होगा। अब आप देखो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनकी पेयरिंग के लिए ही उतने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, कोवेलेंसी विल बी 4। एग्जांपल आप जानते, CH4, 4 हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल सिंगल। और अगर ऑक्सीजन आया तो बेटा एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। तो एक ऑक्सीजन आकर 2 इलेक्ट्रॉन लाया, पेयरिंग करी, अगला ऑक्सीजन आकर 2 इलेक्ट्रॉन लाया, पेयरिंग हुई, क्या बन गया? CO2। चलिए, क्या अब इसके पास और कोई लोन पेयर दिख रहा है? क्या नहीं, मतलब अब इसका एक्साइटेशन या प्रमोशन पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन की कोवेलेंसी क्या हो गई बेटा? 2 and 4। कैन कार्बन शो वेरिएबल कोवेलेंसी? यस, कार्बन कैन शो वेरिएबल कोवेलेंसी। अब आ रहे हैं नाइट्रोजन पर। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की बात चल रही है, ध्यान से देखें। नाइट्रोजन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3 बना हुआ है। अभी आप देखें फिलहाल में
कोवेलेंसी क्या, जितने बॉन्ड बनाएगा कोई भी एटम अपने ग्राउंड या एक्साइटेड स्टेट में, उनकी बात हो रही है। अभी नाइट्रोजन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बेटा? 3। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उनकी पेयरिंग के लिए क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? 3। जितने बॉन्ड उतनी कोवेलेंसी। बेटा 3 आ गई कोवेलेंसी। ध्यान सुनिए, अगर मैं साइड एटम हाइड्रोजन लाता हूं, फ्लोरीन लाता हूं, क्लोरीन लाता हूं, तो ये सब कैसे बॉन्ड बनाएंगे? सिंगल। तो बेटा एक हाइड्रोजन आया तो वो अपना एक अनपेयर्ड लाएगा, दूसरा हाइड्रोजन एक अनपेयर्ड लाएगा, तीसरा हाइड्रोजन एक अनपेयर्ड लाएगा और यहां पेयरिंग करेगा। क्या बन गया? NH3। इसके साथ साथ क्या यहां पर एक लोन पेयर बच रहा होगा? यस। तो हम देख सकते हैं कि यहां नाइट्रोजन पर लोन पेयर बचा होगा। अब सुनिएगा, ये तो बात हो गई इसकी कोवेलेंसी की। 2s2p, क्या सेकेंड शेल में 2s2p के साथ साथ 2d होता है क्या? बिल्कुल नहीं, 2d तो पॉसिबल ही नहीं है। क्वांटम नंबर्स पढ़ा है आप लोगों ने। तो बेटा इसके पास एक्साइट करने का, प्रमोट करने का चांस था, पर याद करें मैंने बोला था ये प्रमोशन, ये एक्साइटेशन तभी होगा जब सेम शेल होगा। 2 से 2 में प्रमोट होगा, 2 से 3 में प्रमोशन नहीं होगा। तो बेटा ये प्रमोट तब होता जब लोन पेयर भी हो सेम शेल के अंदर, विद इन द सेम शेल। अगर 2d होता तो शेल नंबर 222 होता। सेम शेल में अगर लोन पेयर और वेकेंट ऑर्बिटल हो, देखिए पीछे कार्बन का केस, सेम शेल में 2 सेम शेल में लोन पेयर हो, खाली डब्बा हो, एक्साइटेशन हो जाएगा। बट यहां पर सेम शेल में लोन पेयर तो है, खाली डब्बा नहीं है, एक्साइटेशन नॉट पॉसिबल। अगर एक्साइटेशन हो जाता तो 3 से कितने से वैल्यू बढ़ती? 2 से। 3 से क्या बनता? 5। इसीलिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखें, for nitrogen excited state is not possible due to absence of vacant d orbital, that's why NCl5 does not exist। क्वेश्चन आता है बार बार, NCl3 बनता है, एग्जिस्ट करता है, NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है, रीजन पूछता है, तो रीजन आपके सामने है। अब एक बात कर रहे हैं कि कंडीशन को देखें, ध्यान से समझिएगा। ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का भी पहले एग्जांपल ले रहे हैं, फिर बात करता हूं। तो ऑक्सीजन को देखिए, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स है, तो आउटर मोस्ट शेल में 2s2p आ गया, 2d पॉसिबल नहीं है। अभी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बेटा? ग्राउंड स्टेट में 2। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उनकी पेयरिंग के लिए कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? 2। जितने बॉन्ड बनाएगा उतनी कोवेलेंसी, तो इसकी कोवेलेंसी क्या हो गई? 2। एग्जांपल आप देख सकते हैं, H2O, OF2। तो ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बनाए हैं, फ्लोरीन के साथ। एक कंडीशन देखिए, क्या आउटर मोस्ट शेल में, सेम शेल में 2d तो होता नहीं बेटा, यहां है ना, लोन पेयर है या नहीं है? लोन पेयर एक्साइट कराए जा सकते थे, पर एक्साइटेशन के लिए लोन पेयर के साथ साथ सेम शेल में क्या चाहिए बेटा? खाली डब्बा। खाली डब्बा है नहीं, इसका मतलब एक्साइटेशन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब इसकी कोवेलेंसी यहां पर क्या रहेगी? 2। ये प्रमोट नहीं कर सकता, एक्साइट नहीं कर सकता। इसीलिए जनरली कार्बन में हमने देखा 2 से 4 हुआ, यहां पर 3, यहां 2। इसीलिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में बोला जाता है कि ये वेरिएबल कोवेलेंसी। वेरिएबल कोवेलेंसी कब आती है? जब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराया जा सके। वो इन दोनों में पॉसिबल या फीजिबल नहीं है। फॉर ऑक्सीजन एक्साइटेड स्टेट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल, रीजन इज सेम, दैट्स व्हाई OF4, OF6 डू नॉट एग्जिस्ट। बेटा क्या कंडीशन है? ध्यान से सुने, OF2 बन गया क्योंकि 2 अनपेयर्ड थे, एक फ्लोरीन यहां पेयरिंग करेगा, एक फ्लोरीन यहां पेयरिंग करेगा। बट OF4 बनने के लिए, क्योंकि फ्लोरीन कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो OF4 बनता, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो पाएगा। और OF6 भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो पाएगा। एक खास बात, ये पॉइंट बाद में भी आएगा बट यहां डिस्कस कर दे रहा हूं, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट इज 4। बेटा सेकंड पीरियड के जितने एलिमेंट है, लिथियम से लेकर नियॉन तक, नियॉन तो बॉन्ड बनाता नहीं जनरली, तो बेटा जितने भी एलिमेंट है सेकंड पीरियड के, उनमें से हर एलिमेंट के लिए बात करें या उनमें से किसी एलिमेंट के लिए बात करें तो मैक्स टू मैक्स जो कोवेलेंसी हो सकती है पूरे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में से, वो कितनी हो सकती है बेटा? 4। क्यों हो सकती है? क्योंकि सेकंड पीरियड के पास डब्बे ही 4 है, 1 2 3 और 4। S का 1 डब्बा और P के 3 डब्बे, D इनके पास होता नहीं है। अगर चारों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, अदरवाइज इनकी कोवेलेंसी कभी भी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, मैक्स 4 या 4 से कम जरूर हो सकती है। चलिए सेकेंड पीरियड के बाद अब मूव करते हैं ऐसे केसेस पे, थर्ड पीरियड
या फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पीरियड की बात करेंगे। क्यों इनको अलग से लिया गया? सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स के पास केवल 2s और 2p था, s और p था। थर्ड पीरियड ऑनवर्ड s, p और d का इन्वॉल्वमेंट भी आ जाएगा, और d का इन्वॉल्वमेंट आने से पीछे जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के लोन पेयर अटक रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो आगे इजीली जंप कर सकते हैं। देखिए, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड ऑनवर्ड शो वेरिएबल कोवेलेंसी, बहुत इजीली वेरिएबल कोवेलेंसी दिखा सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल इन देयर वैलेंस शेल। देखें क्या कंडीशन, फास्फोरस, सबसे पहले फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन की बात करेंगे मेनली, मैंने आपको बोला भी था। फास्फोरस को देखिए, कॉन्फ़िगरेशन चेक करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 डब्बा बना हुआ है आपके सामने। 3d अवेलेबल है, वेकेंट है, खाली है ना। अब देखो, अभी फिलहाल में ये ग्राउंड स्टेट है, क्या फास्फोरस के ग्राउंड स्टेट में आपको कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बेटा? यस। कितने अनपेयर्ड है? 3। जितने अनपेयर्ड उनकी पेयरिंग के लिए क्या बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? 3। जितने बॉन्ड बनाया उतनी कोवेलेंसी। बेटा अगर हाइड्रोजन आया तो एक हाइड्रोजन यहां बॉन्ड करेगा, एक हाइड्रोजन यहां बॉन्ड करेगा, एक हाइड्रोजन यहां बॉन्ड करेगा, क्या बन जाएगा? pH3। क्लोरीन आया तो Cl, फ्लोरीन आया तो FFF, क्या बन गया? PCl3, PF3। अब एक बात बताओ, क्या इसके थर्ड शेल में, आउटर मोस्ट शेल में लोन पेयर दिख रहा है बेटा? यस। क्या खाली डब्बा दिख रहा है बेटा? यस। मतलब क्या ये एक्साइट हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगा? यस। अगर इलेक्ट्रॉन आगे प्रमोट हुआ तो न्यूट्रल में, ध्यान से सुनना, न्यूट्रल में जब भी कोवेलेंसी बढ़ेगी, कितने से बढ़ेगी? 2 से बढ़ेगी। तो 3 से बढ़कर कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? 5। और जितने लोन पेयर एक्साइट हो सकते हैं उतनी ही एक्साइटेड स्टेट। तो एक ही लोन पेयर है, इसलिए एक ही बार एक्साइटेशन होगा। 2 नए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, इसलिए कोवेलेंसी गेट्स इंक्रीज्ड बाय अ वैल्यू ऑफ 2। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में PCl5, PF5 का फॉर्मेशन होगा। PH3 मैंने बताया, PH5 नहीं बनेगा, उसका रीजन आगे जाकर डिस्कस करेंगे। देखें, सो वेरिएबल कोवेलेंसी ऑफ फास्फोरस इज 3,5। अगला एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, सल्फर, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, D अवेलेबल होगा, ठीक है ना। सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन देखें, नियॉन के बाद 3s2, 3p4, डब्बे वाला डायग्राम बना हुआ है, ऑर्बिटल डायग्राम बना हुआ है। फिलहाल में ग्राउंड स्टेट में इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने क्या बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। बेटा अगर 2 बॉन्ड बनाएगा तो जितने बॉन्ड बनाएगा वही तो क्या कहलाएगी? इसकी कोवेलेंसी। क्या एग्जांपल दे रखा है? SF2, फ्लोरीन आएगा, कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल। फ्लोरीन कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल, है ना। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड मत समझना, इसको कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। और सल्फर के साथ यहां हाइड्रोजन आ जाए तो क्या बन जाएगा? SH2 या H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड जानते हैं। एक और बात, क्या ये वेरिएबल कोवेलेंसी दिखा सकता है? यस। क्यों दिखा सकता है? क्या इसके पास लोन पेयर है? यस। कितने लोन पेयर है? 2। मतलब ये कितनी बार एक्साइट हो सकता है? 2 बार एक्साइट हो सकता है। और क्या इसके पास उसी शेल में खाली डब्बा है बेटा? यस। तो देखिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहां जंप करा तो बेटा 4 अनपेयर्ड हो गए। न्यूट्रल वाले केस में देखें, न्यूट्रल वाले केस में कोवेलेंसी कितने से एक्सपांड हो गई है? बाय वैल्यू ऑफ 2। जो कोवेलेंसी पहले 2 थी वो हो गई है 4। तो SF2 के बदले क्या बन जाएगा? SF4। SO2 कैसे बन गया बेटा? 4 अनपेयर्ड। एक ऑक्सीजन के पास कितने अनपेयर्ड होते हैं? 2। तो एक ऑक्सीजन आके 2 से पेयरिंग करेगा, दूसरा ऑक्सीजन आके 2 से पेयरिंग करेगा, क्या बना लेगा? SO2। क्या अभी भी एक लोन पेयर है और खाली डब्बा? यस। मतलब ये एक और बार एक्सपांड हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड एक्साइटेड, जितने लोन पेयर उतनी एक्साइटेड स्टेट शो कर सकता है, बशर्ते वहां पर खाली डब्बे हो। तो देखिए, अब कोवेलेंसी वापस से इंक्रीज हुई, 4 से कितनी हो गई? 6, अगेन इंक्रीज बाय 2, और SF4 के बदले बन गया SF6, और SO2 के बदले बन गया SO3। तो ये एग्जिस्टिंग कंपाउंड्स है। एक बात और समझे, अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया, SF2 है, SF4 है, SF6 है, एग्जाम में क्वेश्चन आया क्या SF3 एग्जिस्ट करता है? तो नहीं, SF3 एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि न्यूट्रल में जब भी कोवेलेंसी बढ़ेगी, कितने से बढ़ेगी बेटा? 2 से। तो SF2 के बाद डायरेक्टली SF4 बनेगा, SF3 नहीं बन सकता। SF3 कब बन सकता था? जब ये न्यूट्रल नहीं होता, चार्ज होता, माइनस या प्लस, है ना, वो मैं अभी आगे केस बताऊंगा। प्लस या माइनस वाले केस में जो 2 के अलावा कोवेलेंसी मतलब 1 से बढ़ सकती है, पर 1 से कब बढ़ेगी? जब प्लस या माइनस चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ना एक गेन या लॉस हुआ होगा, तो उससे कोवेलेंसी में चेंज आएगा। लेकिन न्यूट्रल वाले केसेस में ऑलवेज कोवेलेंसी गेट्स इंक्रीज्ड बाय अ वैल्यू ऑफ 2। इसी तरह से SF4 बन गया, पूछा SF5 बनेगा या नहीं बनेगा? पहले स्पीशीज देखो, न्यूट्रल है या चार्ज है? न्यूट्रल। सल्फर न्यूट्रल फॉर्म में कोवेलेंसी 2 दिखा सकता है, 4 दिखा सकता है, 6 दिखा सकता है, लेकिन 5 नहीं दिखा सकता है। तो देखिए, वेरिएबल कोवेलेंसी ऑफ सल्फर 2, 4, 6।
आगे बढ़ रहे हैं, हैलोजेंस की बात कर रहे हैं। क्लोरीन हमें मेनली पढ़ना है, बट ब्रोमीन आयोडीन भी यूज में आएंगे, तो उनके लिए बात कर रहे हैं। अगर क्लोरीन है तो 3s 3p 3d, ब्रोमीन है तो 4s 4p 4d, इस तरह से ns np nd, और बेटा इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2 np5। नोबल गैसेस से जस्ट पहले आते हैं हैलोजेंस, ठीक है। अब आप देखो ns2 np5 है, क्या एक अनपेयर्ड दिख रहा है बेटा फिलहाल में? यस, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब कोवेलेंसी इज 1। अगर यहां फ्लोरीन लूं तो फ्लोरीन में डी नहीं होता, सेकंड पीरियड में डी नहीं होता, इसलिए फ्लोरीन की कोवेलेंसी 1 रहेगी, है ना। बट क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में एक्साइटेशन पॉसिबल है। कितने लोन पेयर है बेटा? 3। क्या 3 खाली डब्बे भी है? यस, मतलब ये 3 बार एक्साइट हो सकते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड। जब भी न्यूट्रल स्पीशीज की बात होगी, कोवेलेंसी विल ऑलवेज गेट इंक्रीज्ड बाय अ वैल्यू ऑफ 2, ऑलवेज गेट इंक्रीज्ड बाय अ वैल्यू ऑफ 2। तो बेटा ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 3, फिर 5, फिर 7, इसके बाद इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो अभी एक्साइट नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन आ जाती है आपके सामने। पूछे ICl बना, ClF बना, ClF3 बना, क्या ClF2 बनेगा? नहीं, न्यूट्रल फॉर्म में ClF2 नहीं बन सकता, आयन के फॉर्म में जरूर बन सकता है, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं, फिर वेरिएबल कोवेलेंसी ऑफ हैलोजेंस इज 1, 3, 5, 7। आगे देखें, नेक्स्ट बात आ रही है अबाउट नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस। ध्यान से सुनिएगा। जनरली हम लोग ये बोलते हैं नोबल गैसेस बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन जेनॉन के कंपाउंड्स हमारे सिलेबस में पढ़ने, मैंने बोला भी था आपको, जेनॉन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है, जैसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन। तो देखिए, ग्राउंड स्टेट है, NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन बना हुआ है। क्या फिलहाल में जेनॉन के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा? नहीं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब है अभी इसकी कोवेलेंसी क्या हो जाएगी? 0, या कोवेलेंसी नहीं दिखाएगा। पर जब साइड एटम में जेनॉन के पास में फ्लोरीन या ऑक्सीजन आएगा, तो बेटा उस केस में इसके इलेक्ट्रॉन आसानी से आगे प्रमोट हो जाएंगे, एनर्जी का कंट्रीब्यूशन आएगा, आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बेटा 4 लोन पेयर है, 4 बार एक्साइट हो सकता है। 4 बार एक्साइट अगर हुआ तो बेटा फर्स्ट टाइम जब ये एक्साइट होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी 2, कोवेलेंसी 2 हो जाएगी। एक और बार एक्साइट हुआ तो बेटा 2 से बनेगा 4, 4 से बनेगा 6, 6 से बनेगा 8। अब सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। पर आप कंपाउंड्स पे ध्यान दें तो कंपाउंड्स में क्या क्या बन रहा है? XgF2, XgF4, XgF6, XgO4, सारे कंपाउंड ऐसे हैं जहां पर जेनॉन के साथ या तो फ्लोरीन या तो आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा? ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है। तो दिस इज अबाउट वेरिएबल कोवेलेंसी ऑफ जेनॉन, दैट इज 2, 4, 6, 8। क्वेश्चन पूछा गया XgF2, XgF3, XgF4, XgF6, which of the following cannot exist? आंसर जाएगा XgF3, क्योंकि जेनॉन सारे कंपाउंड न्यूट्रल है, न्यूट्रल में कोवेलेंसी हमेशा 2 से बढ़ती है। XgF2 के बाद 2 के बाद डायरेक्ट क्या बनेगा? XgF4, XgF4 के बाद क्या बनेगा? XgF6। लेकिन XgF3 न्यूट्रल फॉर्म में बन पाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता? XgF3 एग्जिस्ट नहीं करता। अब सुने, नोट पे बात कर रहे हैं, ठीक है। खास बात है, मैंने अभी ये पॉइंट आपको पहले बोला भी था कार्बन के टाइम पर, है ना। हमें जनरली जो सेंट्रल एटम मिलेंगे कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में, वो या तो सेकंड पीरियड का होगा या थर्ड पीरियड का होगा। ध्यान से सुनना, पहले जो पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं वो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पर पॉइंट क्या क्या है? एक तो हम उनकी कोवेलेंसी की बात कर रहे हैं और एक हम उनके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे हैं। ध्यान सुनना, क्या पॉइंट है? तो सेकंड पीरियड के मैक्सिमम कोवेलेंसी मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। सेकंड पीरियड के एलिमेंट मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 4 ही बना सकते हैं। 4 से कम बना सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं बनाएंगे, मैक्सिमम की बात है, ठीक है ना। पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या? तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ सराउंडिंग स्पीशीज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, मैंने एक एग्जांपल लिया CH4। आप जानते हैं CH4 बनता है नेचर में, ठीक है। तो CH4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना, सबको पता है स्ट्रक्चर मीथेन का, ठीक है। यहां पर सेंट्रल एटम कौन है बेटा? कार्बन, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। देखिए कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 4। तो इसका मतलब है जितने बॉन्ड बनाए हैं वो क्या है बेटा? कोवेलेंसी। कोवेलेंसी मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड बनाए? 4। तो क्या सेकंड पीरियड का एलिमेंट 4 बॉन्ड बना सकता है? बना सकता है, बिल्कुल। कोवेलेंसी इज 4। और
सेकेंड पीरियड के सेंट्रल एटम के आसपास सराउंडिंग स्पीशीज को काउंट करिए, कितने सराउंडिंग स्पीशीज आ रहे हैं? 4। तो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर इज आल्सो 4। ये क्यों पढ़ रहे हैं? हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के, और एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस के जो क्वेश्चन है उसे हम लोग मेनली कोऑर्डिनेशन नंबर से सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के आसपास सराउंडिंग में मैक्सिमम कितने एटम्स आ सकते हैं बेटा? 4 एटम्स, 4 स्पीशीज आ सकते हैं स्मॉल साइज के दैट। अब अगर बात करें थर्ड पीरियड के लिए, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स मैक्सिमम जो बॉन्ड बना सकते हैं वो कितने बना सकते हैं? 7। मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 7। और उनका जो मैक्सिमम सराउंडिंग स्पीशीज का काउंट है वो है 6। अब इसमें सोचते हैं बच्चे कि सर यहां तो दोनों सेम है 4 4 और यहां 7 6 हो गया, क्या हो गया? ये सुने ध्यान से बेटा, सोडियम से लेके आर्गन थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। आर्गन तो बॉन्ड बनाएगा नहीं, सबसे लास्ट में जो बॉन्ड बनाता है वो कौन बनाता है? क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। सातों को अनपेयर कर दिया, अभी इससे जस्ट पहले पढ़ा था, तो सातों को अनपेयर कर दिया तो 7 बॉन्ड बनाएगा, और जितने बॉन्ड बनाएगा उतनी कोवेलेंसी। तो थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये तो 1 2 3 बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन क्लोरीन कितना बॉन्ड बना सकता है? 7। तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में मैक्सिमम कोवेलेंसी का जो नंबर हो सकता है दैट इज 7। तो सर 7 बॉन्ड बनाएगा तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे आ गया? तो बेटा अगर हम क्लोरीन के आसपास 7 स्पीशीज रख देंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 7 होता तो 7 स्पीशीज रखेंगे तो उनके बीच में क्या लग जाएगा? स्टेरिक हिंड्रेंस। इसीलिए थर्ड पीरियड के एलिमेंट का साइज छोटा ही तो है, 4th 5th 6th 7th, इससे भी बड़े बड़े एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। तो बेटा थर्ड पीरियड के एलिमेंट के आसपास पेरिफेरी में मैक्सिमम कितने स्पीशीज आ सकते हैं? 6। वो भी साइज उनका बहुत लिमिटेड होना चाहिए तभी पॉसिबल है। तो बेटा एग्जांपल की अगर बात करूं समझाने के लिए, तो एक आयन लिया मैंने ClO4-1 पर क्लोरेट आयन बोला जाता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर इसका बना दे रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। ये आ गया। इसमें आप देखिए सेंट्रल एटम कौन है बेटा? क्लोरीन। क्लोरीन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं आप देखें तो 7 बॉन्ड्स बना रखे हैं। जितने बॉन्ड बनाएगा उतनी क्या है बेटा? कोवेलेंसी। पर 7 बॉन्ड बनाने के लिए क्या मुझे 7 स्पीशीज की जरूरत पड़ी? नहीं, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड भी तो बनते हैं। इवन मुझे यहां 6 स्पीशीज की जरूरत भी नहीं पड़ी। कितने सराउंडिंग स्पीशीज दिख रहे हैं बेटा? 4। तो इस वाले मॉलिक्यूल के लिए कोवेलेंसी, इस वाले आयन के लिए कोवेलेंसी 7 है और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 स्पीशीज है। तो ये पॉइंट कहने का मतलब है आपको इनमें से ये सेकंड और फोर्थ पॉइंट बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कि सेकंड पीरियड के सेंट्रल एटम के आसपास ज्यादा से ज्यादा कितने स्पीशीज आ सकते हैं? 4। और थर्ड पीरियड के सेंट्रल एटम के आसपास ज्यादा से ज्यादा कितने स्पीशीज आ सकते हैं? 6। इससे ज्यादा अगर दिखा तो वो कंपाउंड कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या बोला मैंने? वो कंपाउंड कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब ये सारी चीजें समझने के बाद एक खास बात ध्यान से सुनिएगा, वो क्या है? अभी तक हम लोगों ने क्या बात करी? कोवेलेंसी हम लोग क्या समझते आ रहे हैं कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उतने बॉन्ड बनेंगे। कौन से बॉन्ड बनेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। और जितने कोवेलेंट बॉन्ड है उसी को हम लोग क्या बोलते आ रहे हैं? कोवेलेंसी। लेकिन ध्यान से सुने, कोवेलेंसी की डेफिनेशन क्या थी? पीछे आप रिवाइंड करके जब देखेंगे तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम इन इट्स ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट। वहां पर यह मेंशन नहीं है कि कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहा है, वो कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो सकता है। खास बात सुनिएगा ध्यान से, एक स्टेटमेंट यहां पर बोल रहा हूं, जब भी आपसे पूछे मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, तो बेटा हमने देखा था कि नाइट्रोजन वेरिएबल कोवेलेंसी नहीं दिखा रहा था। इसके पास 3 होते थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसकी कोवेलेंसी 3 थी। लेकिन अगर मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कभी भी पूछी जाए तो मैक्सिमम कोवेलेंसी इज 4। कैसे हो गया? 4 कोवेलेंसी का मतलब है नाइट्रोजन कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है? 4। यस, आप इसका एग्जाम्पल जानते भी हैं, याद करें, हमने प्रोटोनेशन ऑफ अमोनिया पढ़ा है। क्या पढ़ा है बेटा? प्रोटोनेशन ऑफ अमोनिया। हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इसकी बात करी थी, है ना? H+ का जो एडिशन है उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? प्रोटोनेशन। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटोनेशन ऑफ अमोनिया। अब आप ध्यान से देखें, नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड होते थे, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना के NH3 बनाया। क्या नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बचा हुआ है बेटा? यस। H+ के पास क्या है बेटा? खाली डब्बा, जिसका नाइट्रोजन का जब आप डायग्राम बनाएंगे यहां पर, तो नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 है ना। एक हाइड्रोजन आया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके, एक हाइड्रोजन आया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके, एक हाइड्रोजन आया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर। नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा, साथ ही साथ क्या बचा हुआ है? लोन पेयर। अगर किसी के पास ऑक्टेट पूरा है और लोन पेयर है तो वो देने का काम कर सकता है। देने वाले को क्या बोलते हैं? लुईस बेस। और अगर किसी के पास खाली डब्बा है तो वो ले सकता है और लेने वाले को क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। डोनेट इन द सेंस शेयरिंग होगी
है ना, पर उसमें कंट्रीब्यूशन केवल अमोनिया का है, H+ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। तो इस तरह की शेयरिंग को अनइक्वल शेयरिंग बोलते हैं, और इस शेयरिंग से क्या बनेगा, NH4+। अब आप देखो जब NH4+ बना था, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का आप डायग्राम भी निकाल के देखेंगे तो आपको मिलेगा NH3 ऐसा था और यहां पर H+ के साथ बॉन्ड बना था। इस मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं नाइट्रोजन ने 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं और चौथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। टोटल बॉन्ड है कितने, 4, और इसीलिए आप देख सकते हैं मैक्सिमम कोवेलेंसी विल बी 4, मैक्सिमम कोवेलेंसी 4। इसमें 3 कौन से बॉन्ड बनेंगे बेटा, कोवेलेंट, और 1 कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये ध्यान रखें कि कोवेलेंसी में सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं लेते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी इंक्लूड किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं अगर बात कर दूं तो ध्यान से देखिएगा, सेकेंड पीरियड में, है ना, नाइट्रोजन के पास 3 कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि 3 अनपेड है, जितने अनपेड है उतने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, बट ये लोन पेयर किसी को देकर कोऑर्डिनेट बना सकता है, तो टोटल बॉन्ड कितने बना सकता है, 4। सिमिलरली ऑक्सीजन 2 कोवेलेंट बॉन्ड, पर अगर ये लोन पेयर किसी को डोनेट कर दे तो इसके और कितने बॉन्ड बन सकते हैं, 2 कोऑर्डिनेट। तो इसकी ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी भी 4 हो सकती है। एनसीईआरटी में लाइन गिवन है कि मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 4। एग्जांपल अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, आगे आने वाले टॉपिक्स में मैं डिस्कस करूंगा, खासकर पी ब्लॉक में डिस्कस करूंगा, बट ये ध्यान रखें जनरली ऑक्सीजन की कोवेलेंसी 2, बट मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कैन बी 4, क्योंकि कोवेलेंसी में कोवेलेंट बॉन्ड के साथ साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी इंक्लूड किया जाता है। हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस। ध्यान से सुनिएगा, एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो न्यूट्रल स्पीशीज के लिए और एक आयंस के लिए। न्यूट्रल स्पीशीज के क्वेश्चन हम लोग पीछे देख चुके हैं एग्जांपल के फॉर्म में, जैसे मैंने बोला था SF2 बनेगा, फिर SF4 बनेगा, फिर SF6 बनेगा, बट बीच में SF3 नहीं बनेगा, SF5 नहीं बनेगा, तो वो न्यूट्रल वाले केसेस थे। अब हम लोग आयंस वाले केसेस देखेंगे। क्या देखेंगे, आयंस वाले केसेस। अब आयंस वाले केसेस में हमें जो कॉन्सेप्ट जनरली यूज आएगा वो कॉन्सेप्ट होगा ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज में आएगा, ल्यूइस एसिड या ल्यूइस बेस। ल्यूइस बेस कौन से, जो लोन पेयर दे सकते हैं, और ल्यूइस एसिड कौन से, जो लोन पेयर ले सकते हैं। लोन पेयर देने के लिए खुद का ऑक्टेट पूरा, साथ ही साथ लोन पेयर होना चाहिए जनरली, और ल्यूइस एसिड वो जिसको लोन पेयर लेना है। लोन पेयर लेने के लिए क्या होना चाहिए, खाली डब्बा। ध्यान से देखें, इस वाले क्वेश्चंस में आपके पास मेनली आयनिक फॉर्म के स्पीशीज आएंगे। चेक करिए, सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं, सारी बातें करेंगे। आपको एग्जाम में सिर्फ इतना दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, BeF4 2-, ये इक्वेशन नहीं देगा, सिर्फ इतना देगा। इक्वेशन दे दे तो वेल एंड गुड, ये देगा और बोलेगा कि ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहली चीज सेंट्रल एटम पे ध्यान दीजिए, आयनिक फॉर्म है बेटा, है ना, सेंट्रल एटम पे ध्यान दीजिए, कौन है, बेरिलियम। कौन से पीरियड का सेंट्रल एटम है, सेकंड पीरियड का। मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर सराउंडिंग स्पीशीज, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो सकता है, 4। तो 4 तक है, मतलब ये एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि 4 आया या 4 से कम आया तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, वो साइज पे डिपेंड करेगा, साइड एटम के, है ना। अब आप देखो 4 तक है तो एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन अगर आपको कभी ऐसा दिख जाए BeF5 3-, सेंट्रल एटम कौन है, सेकेंड पीरियड का, सराउंडिंग स्पीशीज कितने, 5, क्या सेकेंड पीरियड के सेंट्रल एटम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो सकता है, नहीं। मतलब इसके बारे में तो मैं कंफर्म बोल सकता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू अगर सेकेंड पीरियड के लिए 4 से ज्यादा और थर्ड पीरियड के लिए 6 से ज्यादा दिख जाए, वो कंपाउंड कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। हां, लेकिन अगर 4 तक है और थर्ड पीरियड के लिए अगर 6 तक है तो छोटे साइड एटम होने पर वो एग्जिस्ट कर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जनरली अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की रेंज में है तो एग्जिस्ट कर जाते हैं। जैसे इसके लिए मैं बात करूं, कोऑर्डिनेशन नंबर की रेंज में एग्जिस्ट कर जाएगा, साइड एटम क्या है, छोटा है, फ्लोरीन है। अगर मैं BeCl4 लिख दूं, एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि क्लोरीन का साइज तो बेरिलियम के कंपैरिजन में क्लोरीन का साइज बल्कि हो रहा लगेगा, क्योंकि 4 क्लोरीन आकर क्या लगा देंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस। खैर, सॉल्व कैसे किया समझिएगा, आपको एग्जाम में ये दिखेगा, ये सब दिमाग में आएगा कैसे, या है या नहीं है, समझने की कोशिश करें। तो बेटा कितना चार्ज दिख रहा है, -2। इक्वेशन बनाना समझा रहा हूं, -2। माइनस चार्ज किस पे आएगा, बेरिलियम पे या फ्लोरीन पे, इतना तो समझ में आएगा, फ्लोरीन पे होता है। फ्लोरीन का जो आयन नेचर में मिलता है वो F- मिलता है कि F2- मिलता है कि F3- मिलता है, तो F- मिलता है, पता है अपने को। कितने माइनस है, 2, मतलब कितने F- आएंगे, 2, तो 2 F- आए होंगे, ठीक है ना। और इसमें से 2 F- हटा दिया तो बचा क्या, BeF2। मतलब ये हुआ, ये आयन तब एग्जिस्ट कर सकता है जब BeF2 कितने F- से जुड़ जाए, 2 F- से। अब कंडीशन देखना, F
के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 7। और F पे माइनस आने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या आ गया है? एक्स्ट्रा। बेटा क्या इसका ऑक्टेट पूरा है? यस। और क्या इसके पास लोन पेयर है? यस। अगर किसी का ऑक्टेट पूरा है, साथ ही साथ उसके पास देने के लिए लोन पेयर भी है, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? लुईस बेस। ध्यान रखें, जितने भी हैलाइड्स हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, या जितने एनायंस होते हैं मेनली, वो सब किसकी तरह काम कर सकते हैं? लुईस बेस की तरह काम कर सकते हैं। लुईस बेस है। अब ये लोन पेयर देना चाहता है क्योंकि है इसके पास। अगर ये लोन पेयर ले ले तो दोनों के बीच में बॉन्ड हो जाएगा, और बॉन्ड हो जाएगा तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर बॉन्ड नहीं होता तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसके पास लोन पेयर लेना है। अगर इसको लोन पेयर लेना है तो इसको किसकी तरह काम करना पड़ेगा? लुईस एसिड। और लुईस एसिड की कंडीशन क्या? खाली डब्बा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खाली डब्बा। बेटा बेरिलियम की कहानी समझ लें तो बेरिलियम का आउटर मोस्ट शेल है 2s2, ठीक है ना, और 2p इसका खाली पड़ा हुआ है। 1s को नहीं दिखाया मैंने। 2s2 2p देख लें इसे, ये रहा 2s2, ये रहा 2p, 0 0, यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। पर क्या ये एक इलेक्ट्रॉन आगे, जब सेम शेल में 2s2p, अभी हम लोगों ने एक्साइटेशन की बात करी, सेम शेल में अगर लोन पेयर है और खाली डब्बा है तो क्या इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है, प्रमोट हो सकता है? यस। ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से प्रमोट होकर यहां आ गया। अब कंडीशन ये बनी कि जब प्रमोट हो गया, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? 2। और यहां पर साइड एटम कौन है? फ्लोरीन। एक फ्लोरीन ने यहां के बॉन्ड बनाया, एक फ्लोरीन ने यहां बॉन्ड बनाया। क्या बन गया? BeF2। ये बन गया BeF2। अब क्या BeF2 के पास डब्बे खाली हैं? यस। कितने डब्बे खाली हैं? 2 खाली डब्बे हैं। मतलब ये किसकी तरह काम कर सकता है? लुईस एसिड की तरह। एक लोन पेयर देने को बैठा है तैयार, एक लोन पेयर लेने को बैठा है तैयार। लेन देन से बनने वाले बॉन्ड को बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्योंकि यहां लोन पेयर दे रहा है और एक एक्सेप्ट कर रहा है, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड। बेटा ये फ्लोरीन अपना लोन पेयर देगा, फ्लोराइड आयन अपना लोन पेयर देगा। क्या बन गया बताइए? BeF3-1। और अगर एक और फ्लोराइड आयन आ जाए और अपना लोन पेयर दे दे तो क्या बन जाएगा? BeF4-2। इसका मतलब इसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। ठीक है। अब हम लोग इतना लंबा मेथड नहीं लगाएंगे क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं है, इसीलिए मैंने आपको क्या बोला, हम सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करते हैं जनरली, और कुछ 1-2 केसेस है वो आप ध्यान रख लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। सेंट्रल एटम कौन है बेटा? बेरिलियम, सेकंड पीरियड का, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4। क्या ये कोऑर्डिनेशन नंबर की रेंज में है? यस। और साइड एटम का साइज भी छोटा है? यस। इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर जाएगा। चलिए इसको इरेज कर रहा हूं और फिर से एग्जाम्पल समझ रहे हैं। सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4। क्या साइड एटम का साइज छोटा है? यस। आराम से एग्जिस्ट कर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जिस्ट करेगा। अगला एग्जांपल देखें, BF3। अच्छा, इसी के बीच में अगर मैं ऐसा लिख देता, ध्यान से सुने, BeF2 + 3F- गिव्स BeF5-3। तो ध्यान से देखें, बेरिलियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है बेटा? सेकंड पीरियड का। मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4। क्या ये मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर से ज्यादा आ रहा है? यस। इसका मतलब है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगला एग्जांपल, BF3 + F- BF4-। बेटा सेंट्रल एटम कौन है? बोरॉन, आयन के फॉर्म में है, ध्यान रखिएगा। सेंट्रल एटम कौन है? बोरॉन। मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर सेकंड पीरियड का कितना है? 4। साइड एटम का साइज भी लिमिटेड है, छोटा ही है, तो क्या ये एग्जिस्ट कर जाएगा? यस। मैक्सिमम टाइम्स अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की रेंज में है, एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर आपको ये स्पीशीज दे दे BF6-3, ध्यान से देखिएगा, सेंट्रल एटम कौन है? बोरॉन, कौन से पीरियड का? सेकंड पीरियड का, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यहां दिख कितना रहा है? 6। मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। CCl4 2Cl-, CCl6-2। आप तो सिर्फ इस स्पीशीज को देखें। सेंट्रल एटम कौन है बेटा? कार्बन, कौन से पीरियड का? सेकंड पीरियड का। सेकंड पीरियड का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4। यहां पर साइड एटम क्लोरीन कितने दिख रहे हैं? 6। पॉसिबल ही नहीं है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज्यादा हो सके। अगला एग्जांपल, PCl5 + Cl- गिव्स PCl6-। ध्यान से देखें, सेंट्रल एटम कौन है? फास्फोरस, कौन से पीरियड का? थर्ड पीरियड का। क्या थर्ड पीरियड का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो सकता है? यस। क्या यहां पर मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की रेंज में है? यस। और क्लोरीन उसी पीरियड का एलिमेंट है या उससे कम वाले का एलिमेंट है, तो आसानी से ये एग्जिस्ट करता है। इवन आपने प्रीवियस ईयर्स हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ PCl5 में पढ़ा भी होगा कि PCl6- के फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। आगे मूव कर रहे हैं, देखिए, SiF4 + 2F- गिव्स SiF6-2। सेंट्रल एटम कौन है? सिलिकॉन, कौन से पीरियड का? थर्ड पीरियड का।
थर्ड पीरियड का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्या 6 है? यस। और साइज ऑफ साइड एटम उसी पीरियड या उससे छोटा है? यस। आसानी से एग्जिस्ट कर जाएगा। अब देखें SiCl4 2Cl SiCl6 -2, सेंट्रल एटम कौन? सिलिकॉन। कौन से पीरियड का? थर्ड पीरियड का। साइड एटम के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है? 6। क्या साइड एटम उसी पीरियड या उससे कम पीरियड का है? यस। मतलब इसको भी एग्जिस्ट करना चाहिए था, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ध्यान रखें, ये एग्जिस्ट करना चाहिए था, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो बेटा एक्चुअल में इसमें जैसी ये बात आती है ना, तो एक्चुअल में ये वाला एग्जांपल देखें इससे जस्ट पहले, SiF6, सिलिकॉन के साथ 6 फ्लोरीन है और यहां पर सिलिकॉन के साथ 6 क्लोरीन है। बेटा सिलिकॉन का साइज दोनों केसेस के लिए अगर मैं बात करूं तो सिलिकॉन का साइज अगर इतना है तो फ्लोरीन जो थे बेटा वो 4 फ्लोरीन थे पहले, नॉर्मल केस समझना, और 2 फ्लोराइड आयन आए थे। फ्लोराइड आयन का साइज फ्लोरीन से बड़ा होगा। याद करो, साइज ऑफ एन आयन इज ग्रेटर देन द पेरेंट एटम। ठीक है ना, ये बन गया। अब यहां पर पहले क्या है बेटा? 4 क्लोरीन है नॉर्मल केस में, SiF4 की तरह, या SiCl4 है, और सिलिकॉन और क्लोरीन सेम पीरियड के हैं। साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं, हालांकि क्लोरीन थोड़ा सा छोटा होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होता है। अब जब Cl- आएंगे तो एक Cl- तो जैसे तैसे इसमें एग्जिस्ट हो जाता, पर जो दूसरा Cl- आएगा तो बेटा एनायन का साइज पेरेंट एटम से बड़ा होता है और उसकी वजह से यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस, बल्कीनेस आ जाएगा। साथ ही साथ ये नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इस वजह से SiCl6 - 2 एग्जिस्ट नहीं करता है। इस बात को ध्यान रखें। चलिए अगला जो केस है 8, 9, 10, 11, ये सारे हैलोजन या उनसे बनने वाले पॉलीहैलाइड्स के केसेस है। किसके केसेस हैं? पॉलीहैलाइड। ध्यान से सुनना, ठीक है ना, इसमें से आगे हमें काम में आएंगी चीजें। ये जितने भी कंपाउंड्स आपको बताए जा रहे हैं ना, एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस के, केवल इन्हीं को हम लोग क्यों पढ़ते हैं? तो बेटा इन्हीं का यूज हमारे सिलेबस में आएगा आगे जाकर S ब्लॉक, P ब्लॉक में, और वहां मैं आपको बताऊंगा भी कि हमने इनके बारे में पढ़ा हुआ है। देखिए सबसे पहले क्या Cl-, F-, Br- ये सब ल्यूइस बेस की तरह काम कर सकते हैं? अभी बताया था आपको, तो यस, ये सब ल्यूइस बेस है, ये सब लोन पेयर दे सकते हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा है और साथ ही साथ इनके पास लोन पेयर है। बस फर्क इतना कि ये अपना लोन पेयर देगा, बस ये लोन पेयर लेने वाला होना चाहिए, है ना। तो अब देखो F2 जब बना होगा तो F2 में फ्लोरीन के पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, फ्लोरीन के पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, इसका एक अनपेयर था, फ्लोरीन का एक अनपेयर था, दोनों ने बॉन्डिंग करके F2 बना लिया, कोई खाली डब्बा नहीं बचा। अब जो F- लोन पेयर लेके आया तो F- लोन पेयर देना तो चाहता है पर इसके पास लेने के लिए कोई वेकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, और वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है इसका मतलब इन दोनों के बीच में लेन देन नहीं होगा, और लेन देन नहीं होगा इसका मतलब है F3- एग्जिस्ट नहीं करेगा। F3- एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये एग्जिस्ट करता तो इसे क्या बोलते हैं? पॉली फ्लोराइड आयन। क्या बोलते हैं बेटा? पॉली फ्लोराइड। ये अगर एग्जिस्ट करे तो क्या बोलेंगे? पॉलीक्लोराइड। इसे क्या बोलेंगे? पॉलीब्रोमाइड। इसे क्या बोलेंगे? पॉली आयोडाइड। ठीक है ना, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, पर यहां Cl- देगा, Br- देगा, I- देगा, बशर्ते Cl2, Br2, I2 लेने के लिए तैयार हो। लेने के लिए क्या चाहिए? खाली डब्बा। बेटा क्लोरीन कौन से पीरियड का? थर्ड। ब्रोमीन कौन से पीरियड का? फोर्थ। आयोडीन कौन से पीरियड का? फिफ्थ। क्या थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं बेटा? यस। इसका मतलब है ये तो आसानी से लेने चाहिए, तो इनका तो एग्जिस्टेंस होना चाहिए। मतलब पॉलीब्रोमाइड, पॉली आयोडाइड एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन पॉलीक्लोराइड एग्जिस्ट करना चाहिए था, पर पॉलीक्लोराइड का एग्जिस्टेंस नहीं होता, जनरल कंडीशंस में नहीं होता है, बड़े आयंस के साथ मिलता है, बट हमें नॉर्मल कंडीशन पढ़ना है। तो नॉर्मली पॉलीक्लोराइड का एग्जिस्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि बेटा ये क्लोरीन लोन पेयर देगा, ये Cl2 जो आता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही पास पास हो जाती है। देखें ध्यान से क्या हो रहा है यहां पर। Cl2 का स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो बेटा क्लोरीन का साइज ब्रोमीन और आयोडीन के कंपैरिजन में छोटा है, तो जब साइज छोटा है तो ये एक Cl, ये दूसरा Cl, दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनी, इसके जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, वो यहां पर डेंसिटी छोटे साइज में 7 इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन के बहुत पास आ गए। अब जो Cl- आएगा थोड़ा सा बड़े साइज का है, पर उसके 8 इलेक्ट्रॉन, जैसे तैसे इन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बैलेंस किया, मर्ज किया और एग्जिस्ट हो गया। जब ये आकर इससे जुड़ना चाहेगा
तो बेटा छोटे से एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी और इसकी ऐड होने लगेगी। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लग जाता है। क्या लग जाता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। और उस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से Cl3 माइनस नॉर्मल कंडीशंस में एग्जिस्ट नहीं कर पाता। तो दो केसेस, SiCl6-2 जो एग्जिस्ट करना चाहिए था नहीं कर रहा है, और दूसरा केस Cl3 माइनस या पॉलीक्लोराइड जो एग्जिस्ट करना चाहिए था नॉर्मल कंडीशन में लेकिन नहीं कर रहा है। ये आप अगर ध्यान रखें, बाकी जो भी केसेस हैं वो सिंपल से हैं कि एग्जिस्ट कर जाते हैं। तो जब भी एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन आए, देखें आप ये सारे चार्ड स्पीशीज हैं, तो चार्ड स्पीशीज के केसेस में आपको हमेशा ल्यूइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट या कोऑर्डिनेशन नंबर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इजी है, उससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।